हाउ इज द जोश। तो कैसे है आप लोग? बढ़िया। ओके। As you know, we started to solve exercise 2.2. In our last video, we solved our first 8 questions of exercise 2.2. ज्यादा इंग्लिश हो गई क्या? अच्छा ठीक है। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट किया था और उसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 के पहले 8 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो अगर आपने वो देखे हैं तो ये कंटिन्यू करो, अगर नहीं देखे तो पहले उसे देख देख लो यार, है ना। क्योंकि ये जो एग्जांपल से है वो फर्स्ट 8 एग्जांपल से अलग है। इसलिए एक बार पहले 8 क्वेश्चन जो है वो आप देख लो एक बार फिर से, ठीक है। और जिन्होंने वो वीडियो देखा है बढ़िया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने सॉल्व एग्जांपल जो है एक्सरसाइज से पहले वो एक्सरसाइज भी आपने सॉल्व किए होंगे। अगर नहीं सॉल्व किए तो प्लीज करो यार, वहां पे सॉल्व करके दिए हो। आपको सिर्फ समझना है कि उन्होंने कैसे किया है उसमें, ठीक है। तो शुरू किया जाए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करने वाले थे। तो शुरू करते हैं बिना किसी बात के। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्या कहता है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है द एजेस ऑफ राहुल एंड अरुण आर इन द रेशियो 5:7। ओके, तो ये एजेस का क्वेश्चन है बच्चों। तो ये एजेस का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व एग्जांपल में, मतलब एक्सरसाइज के पहले भी आपको ऐसा एक एग्जांपल दिया गया है। तो वो आप एग्जांपल जरूर देख लेना, ठीक है। और लगभग सेम है वो, ये दोनों क्वेश्चन सेम है लगभग, ठीक है। तो आप देख लेना कि वो क्या दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। द तो बोला गया है द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। तो यार यहाँ पर बोला गया है कि राहुल की और हरुण की एज का जो रेशियो है वो 5:7 है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब दोनों की एजेस हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम दोनों की एजेस को वेरिएबल में प्रेजेंट करेंगे। तो राहुल की एज हम लेते हैं x, और इन दोनों के रेशियो है इसलिए इसे ऐसे लिख सकते हैं। और हरुण की जो एज है वो हम लेते हैं y। ओके बच्चों, और इनका जो रेशियो है वो आता है 5:7, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, सेकेंड पार्ट बोलता है 4 ईयर लैटर, मतलब 4 साल बाद। अब 4 साल बाद वो 4 साल और बड़े होंगे, ठीक है। तो अगर आप अभी 14 साल के हो, ठीक है, अगर आप अभी 14 साल के हो तो अगर आप 4 साल बाद आपकी उम्र 18 साल हो सकती है, होगी होगी ना, ठीक है। इसलिए 4 ईयर लैटर बोल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स में 4 ऐड करेंगे और वाई में भी 4 को ऐड कर देंगे। तो ये उन दोनों की एज हो गई कब, 4 ईयर लेटर। और उन्होंने क्या कहा है, 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, 4 साल बाद उन दोनों की जो एज होगी उन एजेस का अगर हम ऐड कर देंगे तो वो एडिशन, मतलब हम इन दोनों की एडिशन एज का एडिशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 56। ओके बच्चों, ये था हमारा सेकेंड पार्ट, यानी कि हमारा ये सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गया और यहाँ पर हमें मिलता है फर्स्ट इक्वेशन। ओके बच्चों, आपको बात समझ में आ गई। तो ये थे हमारे दो पार्ट्स क्वेश्चन के, और लास्ट में तो हमें पता ही है कि हमें उनके प्रेजेंट एजेस निकालने हैं। मतलब इसका इसका मतलब क्या है, हमें निकालना है एक्स की और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा रफ वर्क। अब हम चलते हैं हमारे फेयर वर्क की तरफ, मतलब इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जा सकता है। लेट, हमें पता है पहले हम क्या करते हैं, लेट एक्स एक्स, पहले इसे लिख सकते हैं हम ऐसे,
x and y are the ages of are the present ages. ये कौन सी एजेस है? प्रेजेंट एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण, क्या नाम है, हरुण, रिस्पेक्टिवली। ओके बच्चों, रिस्पेक्टिवली। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो हमने लेट किया, फिर हम क्या करेंगे? बाय फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन जो हमें दी गई है उससे हम कौन सा इक्वेशन निकाल सकते हैं ये देख लो। तो बाय फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दिया है? द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। मतलब इन दोनों के एजेस का रेशियो 5x/y क्या आना चाहिए? 5:7 आना चाहिए, ऐसे बोल रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं x/y इज इक्वल टू 5/7, है ना बच्चों? लिख सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे? यहां से हम करेंगे x को y के टर्म में लिखेंगे। इसकी इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो y है, इस y को हम ले जाएंगे राइट साइड में। ओके बच्चों, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5y होल डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया? जो x है उस x को हमने y के फॉर्म में लिख लिया। अब हमारी सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है? बाय सेकेंड कंडीशन। ओके, बाय सेकेंड कंडीशन हमें क्या बोला गया है? 4 ईयर लैटर। ओके, 4 ईयर लैटर, इसका मतलब क्या होगा? बाय सेकेंड कंडीशन आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 years their ages will be their ages will be उनकी क्या एजेस हो जाएंगी? x+4 हो जाएगी राहुल की, एंड y+4 हो जाएगी हरुण की, रिस्पेक्टिवली। ओके बच्चों, रिस्पेक्टिवली। ओके, तो by second condition after 4 years their ages will be x+4 and y+4 respectively, और हमें दिया गया है उनकी सम, मतलब x+4 प्लस y+4 इज इक्वल टू 56 हमें दिया गया है। आफ्टर 4 years सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। ओके बच्चों, तो एक बार आपको ये इक्वेशन मिल गया। ठहरो ठहरो, अभी भी नहीं। तो हम लिखेंगे x+y+8 इज इक्वल टू 56। तो ये 8 कहाँ चला जाएगा? एक साइड हम वेरिएबल्स रखेंगे और दूसरी साइड कोई कॉन्स्टेंट्स रखेंगे। ओके, तो इस साइड आया x+y इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 48। ओके, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं जब हमें दो इक्वेशन मिल जाते हैं विथ टू डिफरेंट वेरिएबल्स, तो हम क्या कर देते हैं? उन्हें कंबाइन करते हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 5y डिवाइडेड बाय 7 इन इक्वेशन 2। ओके बच्चों, इन इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू 5y/7 रख देंगे। ओके, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में देखो, ये इक्वेशन कैसे आएगा? ये इक्वेशन ऐसे आएगा, 5y होल डिवाइडेड बाय 7 प्लस y इज इक्वल टू 48। आया बच्चों? तो हम पहले क्या करेंगे? इसकी LHS सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? 5y होल डिवाइडेड बाय 7 प्लस y इज इक्वल टू हमारे पास आया 48। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पहले ये दो जो वेरिएबल्स दिए हैं, मतलब एक ही वेरिएबल दिए लेकिन उनकी दो टर्म्स है, तो उनको एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आता है? ये 7 y में और y के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है। 5y+7y यहाँ पर आ जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 48। ओके बच्चों,
अब ये ऊपर जो है 5y + 7y वो हो जाएगा 12y होल डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 48 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक साथ ये जो दोनों कॉन्स्टेंट्स है वो कॉन्स्टेंट्स को हम इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो जो 12 है वो 12 कहाँ जाएगा, 48 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में है तो राइट साइड में वो डिनोमिनेटर में जाएगा, और जो 7 है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये अब जब डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड होने के बाद यहाँ पर आता है 4, और y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल सकती है या फिर मिल रही है। कौन सी वैल्यू यहाँ पर मिल रही है y की, तो 7 4 जा 28 हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल रही है या नहीं, ठीक है बच्चों, ये आपको देखना है। ओके, सही है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ y की वैल्यू मिल गई है, मतलब हमें हरुण की एज मिल गई है। अब हमें किसकी एज निकालनी है, राहुल की एज निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक रिलेशन हमने उन दोनों की एजेस में निकाला था, वो इक्वेशन 1 में लिखा गया है, ठीक है। वो रिलेशन क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 5y होल डिवाइडेड बाय 7। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 था ना, इसलिए हम इसे इक्वेशन 1 लिखेंगे। ओके, तो ये जब हम इक्वेशन 1 में रख देंगे तो यहाँ पर आएगा 5 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 7। तो ये अगर डिवाइड कर दे तो यहाँ पर आ जाता है 4, और x इज इक्वल टू 5 इंटू 4, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, 20 आ जाएगी। ओके बच्चों, आ गई, आ रही है या नहीं, ओके। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयर फोर एजेस ऑफ राहुल एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर 20 एंड 28 रिस्पेक्टिवली। अब आपने एजेस तो निकाल ली है, लेकिन ये एजेस सही है या नहीं, ये आपको, या आप कैसे चेक करेंगे। आपको फर्स्ट कंडीशन में दिया गया था कि उनका जो रेशियो है एजेस का वो 5:7 आना चाहिए, तो आ रहा है या नहीं देखो। राहुल की एज इज टू हरुण की एज, इनका जो रेशियो है वो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखो 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28, तो हमें यहाँ पर इनका रेशियो जो है एजेस का वो मिल रहा है 5:7। तो हमने जो एजेस निकाली है, प्रेजेंट एजेस ने जो निकाली है वो एकदम सही है। ओके, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो हमने क्या किया, पहले एज्यूम किया, फिर फर्स्ट कंडीशन हमने उनका रेशियो निकाला, रेशियो में हमने y x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर आप y को x के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। मुझे यहाँ पर सिंपल लगा कि y को सिर्फ यहाँ ले जाएंगे तो हमें x इन टर्म्स ऑफ y मिल जाएगा, और वो हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ओके, एक बार आपको इक्वेशन मिल गई, कौन सी वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आपको अगर मिल गई तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि आपको वहां से उसका सॉल्यूशन निकालना आपको आता है, ठीक है। तो उससे वो प्रॉब्लम हमारा इजी हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बढ़ेंगे आगे, और आगे है क्वेश्चन नंबर 10, और वो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। तो सिंपल है, हम नंबर ऑफ बॉयज को x मान लेंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स को y मान लेंगे, और उन्होंने बोला है कि उनका जो रेशियो है तो रेशियो लगा देंगे, वो जो आता है वो 7:5 है, ऐसे हमें बोला गया है। तो ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन।
सेकंड में या फिर फर्स्ट पार्ट था, तो सेकंड पार्ट में हमें दिया है द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज हमने माना है x इज, नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन। ठीक है, ये बात आपको समझ लो, मैं जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज मतलब जो लड़के हैं, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 8 मोर देन है। 8 मोर देन का मतलब क्या, 8 नंबर से बड़े हैं, लेकिन किस से, 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 नंबर बड़े हैं, कौन, बॉयज है। नंबर ऑफ बॉयज जो है वो एक्सीड है, एक्सीड ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स है, 8 एक्सीड्स नंबर ऑफ गर्ल्स है, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जितने हैं उसमें 8 नंबर से ज्यादा नंबर ऑफ बॉयज है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, मतलब क्या बोला है, जो टोटल क्लास स्ट्रेंथ, इसका मतलब होता है कि पूरी क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, बॉयज और गर्ल्स को मिला के कितने स्टूडेंट्स क्लास में है, ये हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने तो यहाँ पर रफ काम कर लिया, यहीं पर हमने उसका आंसर निकाल लिया है। अब उसका फेयर वर्क हम देखेंगे इसे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट में लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज, या फिर ऐसे लिखते हैं x एंड y are the numbers of boys and girls respectively in class, respectively in class। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आ गई। हमने यहाँ पर एज्यूम किया, लेट किया x and y are the numbers of boys and girls respectively in a class। ओके, बाय फर्स्ट कंडीशन, मतलब हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो कंडीशन क्या बोल रही है, क्या बोलती है फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन बोल रही है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि x इज टू y यहाँ पर आना चाहिए 7:5। ओके, तो आपको पता है हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x/5 इज इक्वल टू 7/5, और आपको पता ही है कि हम यहाँ पर y को न यहाँ पर लेके जाएंगे। ओके, x इज इक्वल टू हमें यहाँ पर मिलता है 7y होल रेज टू द पावर 5। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आ गई, x इज इक्वल टू 7y/5, यहाँ पर हमें ये फर्स्ट इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गया। ओके, बाय सेकंड कंडीशन हमें क्या बोला गया है, बाय सेकंड कंडीशन हमें क्या बोला गया है, हमें दिया है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज जो है, नंबर ऑफ बॉयज यानी कि x जो है वो कैसा है, 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, इसका मतलब y+8 हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है बच्चों, ओके, मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस y को हम यहाँ पर लिख देंगे, लेफ्ट साइड में लिख देंगे, तो यहाँ पर आएगा x-y इज इक्वल टू 8, हमें यहाँ पर मिल गया, जो आया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ओके, यहाँ पर आपको ऐसे भी बोला जा सकता है कि मतलब सेकेंड पार्ट आपको ऐसा दिया जा सकता है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स डिफर बाय 8। अगर आपको बोला गया डिफर बाय 8, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स डिफर बाय 8 अगर आपको बोला गया, तो आप उसे यही लिख दोगे, x-y इज इक्वल टू 8, आप इसे लिख सकते हो। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे,
आपको दो इक्वेशन मिल गए, तो आप क्या करते हो, उन दोनों को कंबाइन करते हो। इसका मतलब हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 हम यहाँ पर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मिल जाएगा 7y होल डिवाइडेड बाय 5 होल सब्ट्रैक्ट माइनस सब्ट्रैक्ट y इज इक्वल टू 8 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 7y डिवाइडेड बाय 5 माइनस y इज इक्वल टू 8 मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये y 5 जो है वो y में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो 7y माइनस 5y हमारे पास आ गया और होल डिवाइडेड बाय 5। ओके, और इज इक्वल टू 8 आया। तो ऊपर जो न्यूमरेटर में जो सब्ट्रैक्शन है वो सब्ट्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा 2y और नीचे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 8 हमारे पास आ जाएगा। तो अगले पेज पे हम देखते हैं इसका y की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर आया था 2y होल डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 8 आया था। तो हम एक साथ दोनों कांस्टेंट को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर जो 5 है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और जो 2 है वो राइट साइड में 8 में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 है। ओके 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 8 इंटू 5 है यहाँ पर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 यहाँ पर आएगा। ओके, तो y इज इक्वल टू हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4 इंटू 5, यानी कि y इज इक्वल टू 20 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर y की वैल्यू निकाली है। अब हमें x की वैल्यू भी निकालनी है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, y जो है y हमें क्या मिला 20, वो हम पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे जो हमें मिली थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 20 मिल गई, इसलिए ये आ जाएगा ऐसे। तो x निकालना, इसलिए ये 20 कहाँ चला गया, 8 के पास चला गया। x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 8 प्लस 20, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 28 हमारे पास आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ। तो हमें टोटल निकालना है, तो क्लास टोटल स्ट्रेंथ हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लास टोटल स्ट्रेंथ हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पर ऐसे क्लास की स्ट्रेंथ निकाली जाती है। ओके, आपको ये बात समझ में आ गई, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होता है, टोटल क्लास टोटल स्ट्रेंथ होती है। तो बॉयज की नंबर्स कितने आए, 28 आए, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें कितना मिल गया, 20 मिल गया। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 48। तो ये रही हमारी टोटल क्लास स्ट्रेंथ, या फिर क्लास टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, ये हमें यहाँ पर मिल गई। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आ गई कि हमने ये कैसे निकाला। देखो, हमने एक्स और वाई में एज्यूम किया बॉयज की नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने एज्यूम किया। फिर बाय फर्स्ट अब यहाँ पर जो, एक मिनट रुको, यहाँ पर जो हमने इन दोनों की जो वैल्यू नंबर्स निकाले हैं वो एक बार हम चेक करेंगे, कैसे करेंगे। तो हमें फर्स्ट कंडीशन में दिया गया है कि उनका जो रेशियो है वो रेशियो हमें मिलना चाहिए 7:5। तो देखो 28 डिवाइडेड बाय 20 मिल रहा है क्या 7/5, तो हाँ मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, हमें यहाँ पर उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म 7/5 मिल रहा है। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है वो सही है। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है ये हम एक बार देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 11, हमारा अगला क्वेश्चन 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, राजू's father is 26 years younger than his grandfather। ये डबल हो गया क्या? हो रे, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा younger than his grandfather and 29 years older than राजू। अरे बाप, फिर दिया है द सम ऑफ द एज। ओके, लेट, छोड़ दो सब कुछ छोड़ दो। ये देख लो, पहले हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया राजूज फादर, मतलब क्या है? राजूज फादर जो है वो 26 ईयर्स यंगर है। 26 ईयर यंगर है, इसका मतलब छोटे है। 26 ईयर्स छोटे है। छोटे कैसे? किससे छोटे? लेकिन 26 ईयर्स छोटे है किससे? देन हिज ग्रैंडफादर, मतलब राजू के ग्रैंडफादर की एज, मतलब राजू के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स राजू के पिताजी छोटे हैं। ये थोड़ा आपको क्या करेगा, कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, लेकिन समझ लो एक बार। राजू के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं राजू के पिताजी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर आप ग्रैंडफादर, अगर आप क्या करो, पहले तीनों के एजेस को आपको क्या करना है, तीनों की एजेस फाइंड करनी है। ठीक है, तो तीनों के एजेस आपको फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, तीनों की एजेस आप एज्यूम कर लो। एक्स राजू की एज रही, ठीक है। वाई जो है, वाई राजू के पिताजी की एज है, फादर। ओके, और जेड जो है, जेड हमने मान लिया ग्रैंडफादर की एज। ओके, और उन्होंने क्या बोला है, जो राजू के फादर है उनकी एज, यानी कि वाइज यंगर, मतलब छोटे है, है ना? मतलब ग्रैंडफादर की एज में 26 को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या फिर 26 ईयर्स हमें पीछे आना पड़ेगा ग्रैंडफादर की एज से। ठीक है, इसका मतलब हमें जेड माइनस करना पड़ेगा 26। ठीक है, समझ रहे हो? छोटे हैं ग्रैंडफादर से राजू के पिताजी 26 साल छोटे हैं। तो 26 साल छोटे, इसका मतलब क्या होगा? 26 साल ग्रैंडफादर की एज में हम क्या करेंगे, घटा देंगे, कट कर देंगे। तो हमें किसकी एज मिल जाएगी? राजू के फादर की एज। फिर आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन राजू। और जो राजू के पिताजी है वो 29 ईयर्स ओल्डर देन राजू है। इसका मतलब राजू से वो 29 साल बड़े हैं। इसका मतलब क्या? फादर की जो एज है वो क्या आ जाएगी? राजू के एज से 29 साल बड़ी आ जाएगी, 29 ईयर्स बड़ी आ जाएगी। तो ये रही फादर की एज इन टर्म्स ऑफ ग्रैंडफादर की एज, है ना? ये रही ग्रैंडफादर की एज में फादर की एज, और राजू के एज में, एज के फॉर्म में फादर की एज। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट में बोला गया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। जब हम इन तीनों की एजेस को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलता है 135 ईयर्स, हमें वहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट। और हमारा क्वेश्चन है कि उन सब की एजेस फाइंड करो, तीनों की एजेस एजेस फाइंड करो, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये हमारा रफ वर्क था। अब हम देखेंगे फेयर में हम इसे कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना है, कैसे लिखा जा सकता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, है ना? तो आप लिखोगे
आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे लेट, ठीक है, लेट एक्स वाई जेड आर द ages are the ages of Raju, Raju's father, Raju's father और Raju's grandfather, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सब कुछ RRH हो गया है, ओके। तो आपको यहाँ पर ये मिल गया एक्स वाई और जेड, आपने राजू की एज, राजू के पिताजी की एज और राजू के ग्रैंडफादर की एज आपने यहाँ पर एज्यूम की। अब बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, देखो बाय गिवन कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें दिया है राजूस फादर, मतलब हम राजूस फादर की एज के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजू के पिताजी की एज हमने क्या एज्यूम की है, वाई एज्यूम की है ना। तो वाई एज्यूम की है तो हम यहाँ पर वाई लिख देंगे। तो राजूस फादर जो है वो 26 साल से छोटे हैं, ठीक है, 26 साल से छोटे हैं, यंगर देन हिज ग्रैंडफादर, 26 साल छोटे हैं, इसका मतलब ग्रैंडफादर की एज में हमें 26 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये हमें मिल गई फादर की एज इन टर्म्स ऑफ ग्रैंडफादर, ओके। फिर बोला गया है 29 ईयर्स ओल्डर देन राजू, मतलब राजू के जो पिताजी है वो राजू से 29 ईयर्स बड़े हैं, इसका मतलब हम राजू's फादर, ये एज ऑफ राजू's फादर इन टर्म्स ऑफ हम राजू कैसे लिखेंगे, x प्लस 29, बड़े है इसका मतलब क्या होगा, राजू के एज में 29 ईयर्स ऐड होंगे, तभी तभी राजू के पिताजी की एज आएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमारे पास क्या मिल गई, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास मिल गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिला बच्चों, हमें मिला z-26 इज इक्वल टू x प्लस 29, हमें यहां पर मिल गया, ओके। आ गई आपको बात समझ में, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल गया, z-26 इज इक्वल टू x प्लस 29 हमें मिल गया, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो z-26 जो है ये -26 जाएगा, राइट साइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से z इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर z इज इक्वल टू आ गया x प्लस 29 प्लस 26 हमें यहाँ पर मिल गया, ओके बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा z इज इक्वल टू x प्लस 9 प्लस 6 हमें मिल जाएगा 15, 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 55। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया 3, ओके। ये बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर हमें तीसरा इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब हम देखेंगे बाय सेकेंड कंडीशन, बाय सेकेंड कंडीशन हमें क्या बोला गया है, देखो बाय सेकेंड कंडीशन हमें बोला गया है द सम ऑफ द एजेस, जो एडिशन हम करेंगे उनकी एजेस की, सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री, उन तीनों की एजेस को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितनी सम आती है, 135, यानी कि 135 ईयर्स हमारे पास उनकी सम आ जाती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमें यहाँ पर मिल जाएगा 135, जो इक्वेशन हमारा 4 हमें यहाँ पर मिल गया, ओके। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, आ गई समझ में, ओके।
तो आगे देखो, अब हम जो जितने भी क्वेश्चंस में हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, हमें जब किसी की वैल्यू चाहिए थी तो हम क्या करते थे, सारे इक्वेशन को, जो सारा इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन को हम क्या करते थे, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, एक ही वेरिएबल। अब यही यहीं पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, हमने यहाँ पर क्या किया, इन सब को एक ही एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को कन्वर्ट किया था। ठीक है, लिखा था, उन एक ही वेरिएबल के फॉर्म में लिखा था। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम सारे वेरिएबल्स को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखेंगे। तो एक्स तो एक्स ही रहा, लेकिन वाई को एक्स के टर्म में कैसे लिखा जाएंगे, तो y को हम लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से लिख सकते हैं, x प्लस 29 लिख सकते कि नहीं, है ना। और z को हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से x प्लस 55 लिख सकते हैं। और इन सब की सम हमें दी हुई है 135। ये कहाँ से आया बच्चों, ये आया फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ओके, आई बात आपको समझ में। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, है ना। 3x प्लस, यहाँ पर आइए दोनों कांस्टेंट की एडिशन, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, 9 5 14, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 5 2 प्लस 1 8 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और राइट साइड हमें 135 दिया है। अब हमें x चाहिए, इसलिए हम 84 को ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 135 माइनस 84 हमें यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर आएगा 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 4, 1 मिल जाएगा हमें। और 13 माइनस 8 हमारे पास आ जाएगा 5। और यही से हम क्या करेंगे, 3 को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 51 होल डिवाइडेड बाय 3, और इसका आंसर हमें मिल जाता है 17। ओके, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई। अब कैलकुलेशन को क्या समझना यार, कैलकुलेशन है, करते रहो, सही से करते रहो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब क्या मिल गया हमें, हमें यहाँ पर राजू की एज मिल गई, जो है 17। ओके, अब हम एज निकालेंगे फादर की, राजू के फादर की एंड ग्रैंडफादर की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, कितनी मिली, 17 इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू 17 रख देंगे, तो इक्वेशन 2 में हमें दिया था y इज इक्वल टू x प्लस 29 हमें दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 17 प्लस 29, यहाँ पर y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 46। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 3। इन इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे, तो हमें वहां पर मिल जाएगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस 55 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आएगा 17 प्लस 55, और z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, z की वैल्यू हमारे पास 72 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी सारी वैल्यूज, सारे एजेस, x की 17, y की 46 और z की 72। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, द एजेस ऑफ राजू, राजू's फादर एंड राजू's grandfather are grandfather are 17, 46, 72 respectively।
ओके बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमने ये किस तरह से निकाला? कुछ भी नहीं किया हमने। हमने सिर्फ क्या किया, हमें जो जो बोला मतलब सारे सबकी एजेस हमने पहले एज्यूम की। राजू की एज हमने एज्यूम की, राजू के पिताजी की एज हमने एज्यूम की, और फिर राजू ग्रैंडफादर की एज हमने यहाँ पर एज्यूम की। और जैसे जैसे हमें कंडीशंस दी गई वो उस तरह हम चलते गए और हमें आंसर मिल गया। तो ये रहा हमारा आंसर, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ओके बच्चों, तो हम अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 15 years from now रविज एज। एक मिनट, यहाँ पर हमारा कुछ हो गया है, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ओके, हो गया। तो 15 years from now रविज एज विल बी 4 times his present age। ठीक है, क्या बोला गया है? देखो, तो हम रवि की एज हमें निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सीधी तरीके से सीधे सीधे हम लिख देंगे रवि की प्रेजेंट एज एक्स। ये क्लियर हो गया हमारा। ओके, फिर अब देखो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है 15 years फ्रॉम नाउ, अभी से 15 साल बाद। अभी से 15 साल बाद मतलब प्रेजेंट एज में 15 साल बाद, प्रेजेंट एज में मतलब प्रेजेंट एज में एक्स है, तो उसके बाद 15 साल बाद, 15 साल बाद बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा? उसके प्रेजेंट एज में 15 साल ऐड हो जाएंगे। विषय संपला। तो यहां पर क्या हो जाएगा? उसके प्रेजेंट एज में 15 ऐड हो जाएगा। और वो क्या बोला गया है उसमें? 15 years फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट एज में 15 हम ऐड कर देंगे। वो एज उसकी कैसे हो जाएगी? रविज एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज। मतलब 15 साल बाद रवि की जो एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। किसके 4 टाइम्स? उसके प्रेजेंट एज के। मतलब हो जाएगी, इसका मतलब इज इक्वल टू विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, यानी कि 4x, 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। यही हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। इसी से हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और उसकी एज भी निकालेंगे। तो ये था हमारा रफ वर्क। हम चलते हैं फेयर वर्क की तरफ। तो लेट प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज एक्स ईयर्स। ओके, तो ये है हमारे रवि की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स। ठीक है, तो बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, एक ही कंडीशन है तो फर्स्ट सेकंड इसमें कुछ लगाएंगे नहीं। बाय गिवन कंडीशन सीधा ठोक देंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा बाय गिवन कंडीशन। तो 15 years फ्रॉम नाउ, 15 years फ्रॉम नाउ अभी से 15 साल बाद, इसलिए यहां पर आ जाएगा प्रेजेंट एज में 15 हम ऐड कर देंगे। ओके, इज इक्वल टू, इज या फिर क्या बोल रहा है? 15 years फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। और प्रेजेंटेज हमने क्या ली है? एक्स ली है। ये हमारा आया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये आ गया विषय खलास। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 15। अब हमें तो यार पता ही है कि अगर किसी भी वेरिएबल की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम उसे क्या करते हैं? वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, ऐसे करते हैं। इसलिए ये जो x है कहाँ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जाएगा, गया 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 4x की तरफ। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 15। और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा?
3x इज इक्वल टू 15 हमें मिल जाएगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 15/3 आ जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। विषय संपला। तो यहीं पर हमें क्या मिल गई, रवि की प्रेजेंट एज। तो लिख दो ना यार, रविज प्रेजेंट एज, रविज प्रेजेंट एज इज 5 इयर्स। हो गया खत्म, खत्म खत्म, क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म, सॉर्टेड है बॉस, सॉर्टेड है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इस एक्सरसाइज का मानो तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये इस तरह से हमने फाइंड की रवि की प्रेजेंटेज। तो रवि गया घर पे, उसकी प्रेजेंटेज हमने निकाली, इसलिए वो गया घर पे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब हम रवि की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब अगली की प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है रैशनल नंबर इज a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12, what is the number? तो यार कोई नंबर है, उस नंबर के साथ किसी ने खिलवाड़ किया है, मतलब यार मल्टीप्लाई किया है, प्रोडक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो वो नंबर हमें निकालना है। तो आपको तो पता ही है, हम डायरेक्ट प्रॉब्लम को लिख देते हैं। आपको तो पता ही है हम क्या करते हैं, पहले उसे एज्यूम करते हैं। तो लेट x इज द नंबर, x बी द नंबर, ठीक है। x बी द नंबर, नंबर को हमने एज्यूम किया x। रैशनल नंबर, तो क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट, एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है 5/2 को। तो x के साथ मल्टीप्लाई किया है 5/2 से, एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट आया है उसमें हमने 2/3 को ऐड किया है। तो इसमें हमने ऐड किया 2/3, ओके। तो उन्होंने बोला आगे, यू गेट -7/12, व्हाट इज द नंबर। और उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है यू गेट -7/12, इसका मतलब यू गेट -7/12। यही आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, जो आपको सॉल्व, आप सॉल्व इसे कर सकते हो यार, हाँ या नहीं वो आप बोल दो, मुझे तो यहाँ तक नहीं सुनाई देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जलवा होगा नहीं, यहाँ पर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2/3 जो है वो चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें वेरिएबल निकालना है। तो कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल एक साइड रखना पड़ेगा ना रे। तो यहाँ पर आ जाएगा -7/12 -2/3। तो आपको पता ही है कि अगर रैशनल नंबर के साथ एडिशन या फिर डिवीजन करनी हो, सॉरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो, तो हमें उनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं। तो इसका जो डिनोमिनेटर है 2/3 का, उसका डिनोमिनेटर 12 आने के लिए हम उससे 3 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में करना ही पड़ेगा यार, है ना। तो नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसलिए उनको एक साथ लाया, और जो न्यूमरेटर है वो बचा -7 -8 आ गया। आपकी बात ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं, ठीक है। कमेंट में बताइए यार, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, ठीक है। आपका ही भला मेरा भी भला। तो 5x डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमें तो x निकालना है, 5x/2। राइट साइड में न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, -7 -8 माइनस आ जाएगा, और ऐड हो जाएंगे 8 + 7, वहां पर मिल जाएगा 15। हमें क्या मिलेगा, 15 मिल जाएगा, और ये आ जाएगा 12।
आ जाएगा। और आपको तो पता ही है, ये जो 15 और 12 है 3 से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा -5/4 आ जाएगा। अब हमें x निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों जो कांस्टेंट्स है वो हम ले जाएंगे राइट साइड, तो ये 2 भी गया, डैव 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 गया, ठीक है। और x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -5/4 इंटू 2 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 न्यू डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x हमारे पास क्या आया, ये 5 और 5 डिवाइड हो जाएंगे, कैंसल नहीं हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, और ये 2 से 4 डिवाइड होके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2, ये आ गई x की वैल्यू। अरे आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। तो देयरफॉर -1/2 इज द रैशनल नंबर। क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है, ऐसे क्वेश्चन में बोला गया था। ए क्वेश्चन पढ़ के दिखाओ रे। और रैशनल नंबर इज सच दैट, ऐसे बोला गया था कि नहीं, तो बोला गया था, हाँ। तो रैशनल नंबर हमें मिल गया -1/2। तो यार रैशनल नंबर मिल गया तो क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो को क्या बोलता है, देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आता है लेट। लेट, अब देखो रेशियो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो रेशियो हमें दिया है 2:3:5 हमें यहाँ पर रेशियो दिया गया है। तो यहाँ पर हम ऐसा एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे सारे के सारे नंबर्स में। तो एक नंबर हमने मल्टीप्लाई किया 2p:3, p:5p, ओके, ठीक है। हमने सारे के सारे क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया है, वो है x। यहाँ पर थोड़ा हम चेंजेस करेंगे और यहाँ पर हम p लेंगे, ओके। तो ये रहा हमारा नंबर ऑफ नोट्स, कौन सा, 2p 3p और 5p। ये हमारे क्या हो गए, नंबर ऑफ नोट्स हो गए, किसके लिए, ₹100, ₹50 और ₹10 के लिए रिस्पेक्टिवली। तो लेट 2p 3p 5p are the numbers of 2p 3p 5p are the numbers of notes of ₹100, ₹50, ₹10 रिस्पेक्टिवली, ओके। ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो हमने रफ में देखा था कि हमने क्या किया था, ये नंबर्स ऑफ नोट्स है, उन्हें रिस्पेक्टिवली नोट के साथ मल्टीप्लाई करके एडिशन उनका 4 लाख आना चाहिए, ऐसे हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 इंटू 2p प्लस 50 इंटू 3p, टोटल नंबर्स ऑफ नोट्स ऑफ 50 प्लस 10 इंटू क्या आ जाएगा, 5p आ जाएगा। और उनकी जो सम है वो कितनी आनी चाहिए, 4 लाख आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी 4 लाख, ओके। ये जो है ये हम इरेज कर देते, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 200p आ जाएगा, प्लस फिर क्या आ जाएगा, 50 इंटू 3 यानी कि 150p आ जाएगा, और प्लस 50p हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ पर 4 लाख जो है वो रहेगा। अब लेफ्ट साइड में सब सारे के सारे टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो ये 200p और ये हो जाएगा 200p इज इक्वल टू 4 लाख हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। और ये आ जाएगा 400p इज इक्वल टू 4 लाख, हमारे पास ये आ गया, ओके। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब p निकालना है, इसलिए 400
राइट साइड में डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 लाख आ गया और होल डिवाइडेड बाय में 400। ओके, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0 और 0 डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1000। ओके बच्चों, ये हमारे पास आ गया 1000। पी हमारे पास क्या आ गया, 1000 आ गया। तो अब p हमारे पास 100 आ गया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, अब नंबर ऑफ नोट्स हम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 कितने थे, 2p थे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1000, जो हमारे पास आएगा 2000। ओके, फिर था 3p, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 था, इसलिए ये आ जाएगा 3p इज इक्वल टू 3 इंटू 1000, कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। और जो हमारे पास लास्ट था 5p इज इक्वल टू 5 इंटू 1000, यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू 5000। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। तो सरल सीधे तरीके से हम लिख देंगे यहाँ पर कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, ₹50, ₹10 आर कितनी थी, 2000, 3000, 5000, ज्यादा हो गई, 5000 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो लक्ष्मी के पास 100 के 2000 नोट थे, 50 के 3000 नोट थे और 10 के 5000 नोट्स थे। और इन सब सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई ऐड करके 4 लाख वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। तो एक बार आप ये चेक कर लो कि सच में ये इतनी ही वैल्यू आती है या बदल जाता है, तो ये आप देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। ये जो रेशियो का जो क्वेश्चन होते हैं, उन रेशियो के क्वेश्चन में 2:3:5 यहाँ पर दिया है, तो हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हमने उन सब में मल्टीप्लाई की और वही नंबर्स हमारे क्या हो गए, नंबर्स ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, ₹50 और ₹10 हमारे पास हो गया। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, आई क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, तो बोलने देते हैं। ठीक है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300। अरे वाह, मेरे पास ₹300 है। अरे वाह, आगे देखते हैं क्या है। I have a total of ₹300 in coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5। तो क्वेश्चन बोलता है मेरे पास ₹300 है। हाँ, जेब में तो नहीं है। ठीक है, ₹300 मेरे पास है, लेकिन वो कॉइन्स में है। अरे बाप रे, ये तो बहुत चिल्लर हो गई। ठीक है, 300 इन कॉइन्स है, डिनोमिनेशन की है, और उसमें कौन कौन से सिक्के हैं, ₹1 का सिक्का है, ₹2 का, ₹5 का। ओके, सारे के सारे चलते हैं। ठीक है, फिर ₹1, ₹2 एंड ₹5। द नंबर ऑफ ₹2। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि मेरे पास ₹300 है। ठीक है, सारे के सारे कॉइन्स है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लेट करते हैं। ठीक है, तो बोला गया है मेरे पास ₹300 है, तो हम पहले क्या करेंगे, दो सारे नंबर्स X, Y, Z are the number of coins, coins of ₹1, ₹2 and ₹5 respectively। ठीक है,
यहाँ पर हमने क्या किया, ₹1 के एक्स कॉइन्स है, ₹2 के वाई कॉइन्स है और ₹5 के जेड कॉइन्स है, ये हमने यहाँ पर एज्यूम किया, लेट किया, आर द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, ₹2 एंड ₹5। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है the number of ₹5 coins is 3 times the number of ₹5 coins। तो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ₹2 जो है, नंबर ऑफ ₹2 मतलब कितने, y है ना, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 कितने हैं, y है, वो कैसे है, 3 टाइम्स है, लेकिन 3 टाइम्स किससे, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स है। तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितने हैं, z है, इसका मतलब y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया, 3z आया। ठीक है बच्चों, ओके। तो आगे बोला गया है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो कितने हैं, 360, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो कितना है, 160 है, ये हमें बोला गया है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। तो मेरे साथ यार, ₹1 के, ₹2 के और ₹5 के कितने सिक्के हैं, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं, अभी के अभी, रुको, अभी के अभी, है ना। तो बाय फर्स्ट कंडीशन, हमारी वही मेथड, बाय फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आता है, बाय फर्स्ट कंडीशन हमारे पास दिया है आई हैव टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन। ठीक है, तो टोटल ₹300 है मेरे पास, ये मेरे पास फिक्स हो गया, लेकिन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 कितने हैं, एक्स है, इसलिए यहाँ पर 1 इंटू एक्स आ जाएगा, फिर प्लस ₹2 के कितने हैं, वाई है, इसलिए 2 इंटू वाई आ जाएगा, प्लस ₹5 के जेड है, इसलिए 5 इंटू जेड आ जाएगा। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कैसे, तो ये आप कर सकते हो। फिर यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 5z इज इक्वल टू 300 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। ओके बच्चों, अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है द नंबर ऑफ ₹2। ठीक है, नंबर ऑफ ₹2 बाय सेकेंड कंडीशन, बाय सेकेंड कंडीशन हमारे पास दिया है, जो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स है, मतलब y जो है वो 3 टाइम्स किसके है, द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, मतलब z के 3 गुना बड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, बाय थर्ड कंडीशन हमारे पास यहाँ पर कितने कंडीशंस दी हुई है, 3 कंडीशंस दी हुई है, बाप रे, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। आप एक बात दिमाग में डाल लो, फिट कर दो, कि आपके पास अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन, दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन हो, तो समझ लो उसमें आपको सब कुछ दिया है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, ये याद रखो, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना इजी क्वेश्चन होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाय थर्ड कंडीशन हमें क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इज 160, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कितने हैं, 160 है, ये हमारे पास आया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है अगर हमें इन सब की वैल्यूज निकालनी है तो हमें इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल रहने देना है। ठीक है, तो इक्वेशन में सिर्फ एक इक्वेशन रहने देने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन है उससे हम उसे हम बाकी इक्वेशन में पुट करेंगे। सो पुट इक्वेशन किसमें, कौन सा इक्वेशन, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशंस 3 एंड 4, सॉरी 1 एंड 3 एंड 1। ओके, तो अगर आप 3 में रख देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस 3z प्लस z इज इक्वल टू 160 आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 4z
इज इक्वल टू 160। ये आपके पास आ गया फोर्थ इक्वेशन। ओके, आ गई बात आपको समझ में। और जब हम इसे थर्ड फर्स्ट इक्वेशन में अगर अब इसे रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 × 3z प्लस 5z इज इक्वल टू 300 आपके पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x प्लस 6z प्लस 5z इज इक्वल टू 300 आपके पास आ जाएगा। और ये आ जाएगा x प्लस 11z इज इक्वल टू 300। ओके, ये आपके पास आ गया इक्वेशन 5 आ गया। ओके, तो आप क्या करोगे, आप करोगे इक्वेशन, आगे देखो आप क्या करोगे। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमें जो इक्वेशन इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 जो मिले हैं वो कैसे इक्वेशन है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, टू वेरिएबल्स है और दो इक्वेशन वैसे मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, वो उन इक्वेशन को सॉल्व करके x की और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं इक्वेशन नंबर या फिर इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4 यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, देखो इक्वेशन नंबर 5 में ये दिया है x प्लस 11z इज इक्वल टू 300 और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट किसे कर रहे हैं, x प्लस 4z इज इक्वल टू 160। x प्लस 4z इज इक्वल टू 160, देख लो एक बार सही लिखा है, x प्लस 4z इज इक्वल टू 160, x प्लस 11z इज इक्वल टू 300। यहाँ पर भी यही लिखा है, x प्लस 11z इज इक्वल टू 300, x प्लस 4z इज इक्वल टू 160 लिखा है। तो इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर इनके साइन जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से x और x क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और 11z माइनस 4z हमारे पास आ जाएगा 7z आ जाएगा। और इज इक्वल टू में यहाँ पर ये 0 आ जाएगा और ये 10 माइनस 6 4 आ जाएगा। ओके, और 2 माइनस 1 यहाँ पर हमारे पास ये 1 आ जाएगा। और z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, z की वैल्यू 140 डिवाइडेड बाय 7 और z इज इक्वल टू 20 हमारे पास आ जाएगा। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू निकाली, z की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, पुट z इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम z की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू 3z में z की वैल्यू हम रख देंगे 3 इंटू 20। हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 20 60 आ जाएगा। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये आया हमारे पास y। अब हमें चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें x चाहिए, y निकाल लिया, z निकाल लिया। अब हमें चाहिए x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 60 एंड z इज इक्वल टू 20 को पुट करेंगे इन इक्वेशन 3 में। इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 160 आ जाएगा। तो x हमें निकालना है, y की 60 वैल्यू और z कितना आएगा 20 और ये आ जाएगा 160। तो x प्लस 80 लेफ्ट साइड में आ गया, ये आ गया 160 और x ये 80 कहाँ जाएगा बच्चों, राइट साइड जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 160 माइनस 80 और x इज इक्वल टू हमारे पास कितने आए 80 आया। ओके ओके सॉरी, तो हमारे पास x आया 80, y आया 60 और z आया 20। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये था, हम ये क्या था हमारे पास, ये क्या क्या था, x y z जो थे वो नंबर ऑफ पॉइंट्स थे जो मेरे पास थे। हाँ मेरे पास ही है। हाँ, तो रुपीज ऑफ 1 के x पॉइंट्स हमारे पास आ गए 80।
है ना। x कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स 80 है, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स 60 है, और नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स मेरे पास 20 है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। तो यार ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 16? The organizers of essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100। अरे बाप रे, ये तो कंपटीशन है। अच्छा, तो कंपटीशन में जो जीतेगा, भाई जीतेगा, उसको मिलेगा 100 रुपया, ठीक है। अरे समझे कि नहीं समझे? ओके। तो जो जीतेगा उसको मिलेगा 100 रुपए, और जो नहीं जीतेगा, जो हारेगा नहीं, जो नहीं जीतेगा, उसको मिलेगा 25 रुपए। या सही है ना? बहुत सही है। हारेगा तभी मिलेगा, जीतेगा तभी मिलेगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर्स है, ठीक है। और उसके आगे दिया है द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। तो टोटल जो पैसा है ऑर्गेनाइजर के पास वो है 3000 रुपए, और वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसे कंपटीशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ विनर्स, हमें फाइंड करने, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि टोटल पार्टिसिपेंट जो है, वो टोटल पार्टिसिपेंट है 63। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर्स हम एज्यूम करेंगे x, ठीक है। और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, हु डज नॉट विन, उनके नंबर से y, ठीक है। तो हमने पहले ये काम कर लिया कि नंबर ऑफ विनर्स हमने x ले लिया, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, उनके नंबर्स ले लिए y। बाय फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दिया है? बाय फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दिया है? सो बाय फर्स्ट कंडीशन हमें दिया है द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द पार्टिसिपेंट गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। अरे बाप। एंड पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25, ठीक है। तो जो 100 रुपए है, वो 100 रुपए मिलेंगे विनर्स वालों को। इसका मतलब 100 × x होगा, ठीक है। और 25 रुपए जो है, 25 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो नहीं जीते उनमें। तो 25 × y हो जाएगा, या फिर इसे ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, 25y हो जाएगा। और उन्होंने क्या बोला है कि जो टोटल मनी है वो है 3000। इसका मतलब इनकी जो एडिशन है वो हमें मिलनी चाहिए 3000। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये बात आपको समझ में आ गई? अरे आ गई कि नहीं आ गई भाई? हाँ, ये बात समझ लो। 100 रुपए नंबर ऑफ विनर्स में बटेंगे, हर एक को 100 रुपए मिलेगा। अगर 5 विनर्स है तो हर एक को 100 रुपए में मिलेंगे, मतलब टोटल 500 रुपए हो गए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है? मतलब टोटल रकम है 3000 रुपए, टोटल रुपी मनी है, टोटल रुपी है 3000 रुपए। वो बटेगी विनर्स में, और पार्टिसिपेंट जो विन नहीं, लूजर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 100x + 25y = 3000 यहाँ पर आ गया। इस तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। फिर क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है
जहां पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हमें दिया है 63। ओके, तो बाय सेकंड कंडीशन हमें क्या बताया गया है, सूत्रों से पता चला है कि जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है 63। इसका मतलब विनर्स प्लस लूजर्स टोटल कितने हुए, 63 हुए। अरे अगर 10 समझ लो, समझो, अगर 10 लोग पार्टिसिपेंट हुए हैं, ठीक है, 10 लोग पार्टिसिपेंट हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पर अगर उन्होंने बोला 6 लोग इसमें जीत गए हैं, इसका मतलब ये तो हुआ ना कि 4 लोग हार गए। ये इसका ये इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को कैसे लिखा, x प्लस वाई करके लिखा, ये आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास मिला था फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम फर्स्ट नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि इसे हम मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। अब मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसे लिखते हैं यहाँ पर। तो ये सारे नंबर्स मतलब 100x प्लस 25y इज इक्वल टू 3000 हमें यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20x प्लस 5y इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 5 6 जा 30 और ये 0 आ जाएगा। फिर से 5 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर 4x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 5 1 जा 5 2 और ये 0 120 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 63। जितना मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे ना तुम, उतना तुमको फायदा होगा। तो अब यहाँ पर हम करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 आया और x प्लस वाई इज इक्वल टू 63 यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है, तो इनका सब्सट्रैक्शन जब होगा, सब्ट्रैक्शन में इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3x और y क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसल नहीं क्या। तो 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ गया 10 माइनस 3 7 और 11 माइनस 6 5 यहाँ पर हमें मिल गया। ओके, और x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 19 आता है। ओके, तो यहाँ पर हमें x कितना मिल गया, 19 मिल गया। और हमें निकालना क्या था, हमें x ही निकालना था, नंबर ऑफ विनर्स ही हमें फाइंड करने थे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, नंबर ऑफ विनर्स ही हमें फाइंड करने हैं, इसलिए x इज इक्वल टू 19 इज आवर आंसर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर्स आर, कितना आया, 19 आया। ठीक है, नंबर ऑफ विनर्स आर 90। तो 19 देखो, आप यहाँ पर वेरीफाई करके देखो कि सच में 19 आता है या नहीं। कैसे वेरीफाई करोगे आप, अब यहाँ पर आपको x इज इक्वल टू 19 मिल गया, तो इस 19 को सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देखो, वहां से y की वैल्यू फाइंड करो और y की और x की वैल्यू फाइंड करके फिर से देखो कि सच में अगर इनको 100 रुपए और 25 रुपए देकर, 100 रुपए 25 रुपए देकर 3000 मनी, टोटल मनी आ रहा है या नहीं, ये आप देखो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज 2.2 हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और चैप्टर में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में आगे, और क्या क्या दिया है ये हम देखेंगे अब। तो अगला जो हमारा चैप्टर है वो है सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। मतलब हमने अभी तक जितने भी एग्जांपल सॉल्व किए उसमें हमने क्या किया था,
सारे वेरिएबल्स, मतलब हमारा एक ही वेरिएबल होता था भाई, एक ही वेरिएबल था, उसको हम एक साइड रखते थे और बाकी सब कॉन्स्टेंट्स अनदर साइड। तो अब इसमें कैसे दिया है, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो जिसमें दोनों साइड अगर वेरिएबल आ जाए तो आप क्या करोगे? सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको अगली वीडियो में समझ में आ जाएगा। आपको तो पता ही है हम क्या करते हैं, वेरिएबल एक साइड करते हैं और कांस्टेंट एक साइड। तो वहां पर भी वही करना है, वेरिएबल एक साइड करना है और कांस्टेंट एक साइड। तो वो देखते हैं हम अगली वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना बस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से नए यादों के साथ, नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय, अलविदा।